शनि केतु और चंद्रमा के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके अष्टम भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। तो अष्टम भाव में यहाँ आपको देखने को मिलेगा मीन राशि में कंजक्शन। और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, यानी तीनों ही प्लैनेट के जो डिस्पोजिटर होंगे वो बृहस्पति होंगे। ऐसे में आपको ऑलरेडी पता है कि जो मीन राशि है उसमें जो तीनों का कंजक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है अगर रिजल्ट्स के हिसाब से बात की जाए। लेकिन काफ़ी कुछ इस कंजक्शन के नेगेटिव पॉइंट्स भी आपके लिए यहाँ रहेंगे। तो आपके सिंह लगन के चार्ट में कुछ इसी तरीके से ये कंजक्शन आपको अष्टम में देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो अष्टम भाव में यहाँ पे जो शनि है वो छठे और सातवें घर के लॉर्ड होकर आ रहे हैं और चंद्रमा होकर आ रहे हैं 12वें घर के लॉर्ड। ऐसे में ये कंजक्शन सबसे पहले आपको इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छी देगा। इसके साथ साथ आपको कोई भी प्रकार से ध्यान साधना, सिद्धि, अकल्ट से रिलेटेड कार्य या कोई भी ऐसे कार्य जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा आप अष्टम भाव को एक्सप्लोर कर सके, अष्टम भाव का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सके, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। केतु यहाँ पर हैं, केतु यहाँ शनि को भी प्रभावित करेंगे। अगर आपके शनि वक्री होते हैं तो निश्चित तौर पे और भी ज़्यादा केतु इनको प्रभावित कर सकते हैं। साथ-साथ में केतु चंद्रमा को तो प्रभावित करेंगे ही करेंगे। देखिए, केतु यहाँ शनि के साथ मिलके वैराग्य दोष या वैराग्य युति का निर्माण कर रहे हैं। अब अगर मान लो आपके शनि वक्री होकर केतु के साथ बैठे हैं, तो फिर दोनों का मूवमेंट आपके 7th हाउस की तरफ होगा। ऐसे में देखना पड़ेगा कि शनि या केतु फिर कितने ज़्यादा क्लोज हैं सप्तम भाव के। तो फिर दोनों का जो प्रभाव है वो सप्तम भाव पर भी आपको कभी-कभी देखने को मिल सकता है। या कुछ ऐसे रिजल्ट होंगे जो ये सप्तम भाव के रिजल्ट्स को ये दोनों ही प्लैनेट्स प्रभावित करेंगे कहीं न कहीं, या अपना इम्पैक्ट ये काफ़ी स्ट्रांगली सप्तम भाव के लिए भी दिखाएँगे। पर डिपेंड करता है कि ये कितने ज़्यादा क्लोज हैं या जो गोचरीय स्थिति इनकी आपस में बन रही है वो कैसी है। क्योंकि वैसे तो दोनों अगर वक्री होंगे, यानी केतु तो हमेशा वक्री होते ही हैं, लेकिन अगर शनि भी वक्री होकर बैठे होंगे तो फिर आपको सप्तम भाव के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा और अपने छठे घर के लिए भी। फिर आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा, कोई ग्रह यदि आपका जैसे 6th हाउस में बैठा है, कोई ग्रह यदि आपके 7th हाउस में बैठा है, तो उन ग्रहों पर। शनि यहाँ पर चंद्रमा के साथ मिलके विष दोष का निर्माण कर रहे हैं और शनि केतु के साथ मिलके वैराग्य दोष या वैराग्य युति का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ चंद्रमा और केतु के कंजक्शन की वजह से बन रहा है ग्रहण दोष। तो ये कंजक्शन वैसे तो इतने सारे प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट कर सकता है जो कि आप वास्तव में सोच भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर अगर शनि वक्री ना हो तो कुछ हद तक ये आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। अगर इस कंजक्शन की वजह से आपके लिए कोई भी अगर बेस्ट करियर होगा, तो आप केतु से रिलेटेड फील्ड को चुनें। आप कोई ऐसे करियर को चुन सकते हैं जहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा गोपनीयता रहेगी काम करते हुए, जहाँ पर बहुत मिस्टीरियस स्थिति है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी भी है करियर को लेके, और जहाँ पर बहुत ही लंबे समय तक आपको एक जैसा सोचना है, एक जैसा विचार करना है, या जहाँ पर साधना या सिद्धि जैसे कार्य आपको करने रहते हैं। ये कंजक्शन आपके अकल्ट में इंटरेस्ट को बढ़ाएगा, आपको किसी भी पर्टिकुलर विषय में बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने या विचार करने या फैसले लेने के लिए प्रेरित करेगा। अगर मान लो इस कंजक्शन को बृहस्पति से दृष्टि संबंध भी मिल जाता है या बृहस्पति का दृष्टि यदि यहाँ पड़ जाता है, तो ये कंजक्शन और भी ज़्यादा आपके फेवर में काम कर सकता है। बट ये चैलेंजिंग होगा, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग इसलिए होगा कि यहाँ शनि छठे घर के और सातवें घर दोनों के ही लॉर्ड होके आ रहे हैं और ये आपका ससुराल पक्ष का घर है। तो ये आपके रिलेशंस के हिसाब से, आपके फैमिली रिलेशंस हैं, आपके जीवन साथी की फैमिली के साथ आपके रिलेशन है, या आपके इवन जो मैरिड लाइफ का आपका जो पार्टनर है उसके साथ आपके रिलेशन है, उस हिसाब से इतना अच्छा कंजक्शन नहीं है। जो कुछ भी आप अपने मैरिज के बाद या मैरिज से पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने जीवन साथी से या उनकी फैमिली से, वो सब आपको एकदम से उल्टा देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब शनि अगर वक्री नहीं है, उस केस में थोड़ा आपको कर्म प्रधान बनने की तरफ शनि प्रेरित करते हैं और फिर आपकी रूटीन लाइफ या डेली लाइफ बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है इस प्रकार के शनि से। तो फिर आपको बहुत ज़्यादा अनुशासन दिखाना होगा। अब बेसिकली क्योंकि शनि की प्लेसमेंट अष्टम भाव में, तो कोई भी अष्टम भाव से रिलेटेड भी यदि आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की आवश्यकता होगी। इस प्रकार का कंजक्शन आपको कर्म प्रधान तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन अंतर्ज्ञान बहुत अच्छा देगा, अनुशासन और बहुत ज़्यादा गहराई भी प्रदान करेगा, क्योंकि अनुशासन आपको यहाँ शनि प्रोवाइड कर रहे हैं। बट अगर मान लो शनि वक्री हो जाते हैं, उस केस में यहाँ जो वैराग्य योग बन रहा है उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके बाद आपकी मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने, मैरिज के जो आपका पार्टनर है उसके साथ या उनकी फैमिली के साथ आपके रिलेशंस के डिस्टर्ब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ पे चंद्रमा को देखा जाए तो चंद्रमा 12वें घर के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं। ऐसे में आपका अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी ऐसा काम हो जिसके लिए आप विदेश जा सकते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, तो आप ये सब कर सकते हैं। देखिए, ये जो कंजक्शन बन गया, इसमें शनि चंद्रमा के साथ जब मिल रहे हैं और केतु जब चंद्रमा के साथ कंजक्शन में आ रहे हैं, दोनों कंजक्शन का अलग अलग से हम अगर विचार करें तो इनमें काफ़ी डिफरेंस भी है।
शनि जब भी चंद्रमा के साथ होते हैं इस प्रकार से, तो जातक को सोचने में, विचार करने में थोड़ी कठिनाई होती है। जातक थोड़ा ज़्यादा समय लेता है, हर बात को वो बार-बार रिपीट कर सकता है या वो लगातार सोचता जाता है, लेकिन बहुत लंबे समय बाद ही वो अपने अंतिम फैसले तक पहुँचता है। इसके बावजूद भी वो उस फैसले को कब तक लागू करेगा या लागू नहीं करेगा, या क्या उसने फैसला लिया है, ये बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी भरा है, क्योंकि जातक यहाँ पे ओवरथिंकिंग का शिकार होता है और उसके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी डेवलप नहीं हो पाता। दूसरी तरफ ये जो केतु चंद्रमा के साथ आ गए, यहाँ काफ़ी डिफरेंट स्थिति है, क्योंकि केतु इस हाउस की पूरी एनर्जी को अपने में समाहित कर रहे हैं और ये शनि की भी एनर्जी को अपने में समाहित कर रहे हैं। अगर मान लो आपका शनि वक्री हो गया, उस केस में शनि पर केतु का प्रभाव इसलिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और शनि के वक्री होने के केस में फिर शनि भी आपके सप्तम भाव की तरफ ही मूव करेंगे केतु के साथ-साथ। बट हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की, तो केतु चंद्रमा की जो क्वालिटीज़ हैं उनको भी अपने में समाहित कर लेंगे। तो फिर आपकी फीलिंग्स, आपकी मानसिक स्थिति, आपके इमोशंस या आपकी भावनाएँ, वो सब उतने अच्छे से वर्क करेंगे नहीं और आपको इनमें काफ़ी कमी भी देखने को मिलेगी। इससे हो सकता है आप अपने जातक का जो ससुराल पक्ष है, यानी आपका जो जीवन साथी का ससुराल पक्ष है उससे, या अपने जीवन साथी से बहुत जल्दी डिटैच हो सकते हैं। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपका जो फैमिली है, आपका यानी जो ससुराल पक्ष है, उसमें काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जो जप तप, ध्यान साधना या मंत्र जाप वगैरह में ऐसे कार्यों में रुचि रखते हों। ये कंजंक्शन के यहाँ होते हुए आपकी मैरिड लाइफ जब स्टार्ट होगी, उसके बाद से आपके रिलेशन बहुत ज़्यादा गोपनीय रह सकते हैं। आपके बीच में जो भी एक्चुअल स्थिति होगी अपने रिलेशनशिप को लेकर, वो लोगों के सामने उतने अच्छे से आएगी नहीं। अब आपको देखना पड़ेगा कि आपके छठे घर में या सातवें घर में बैठे कौन से प्लैनेट हैं, या 12वें घर में कोई भी प्लैनेट यदि बैठा है, क्योंकि इन भावों के जो स्वामी हैं वो तो आपके अष्टम में आके बैठ गए। बट इन भावों में बैठे हुए ग्रहों का रोल इन भावों से संबंधित रिजल्ट्स के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है या काफ़ी ख़राब भी साबित हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि इनमें से कौन से प्लैनेट आपके जो भाव हैं उनके स्वामी होकर यहाँ इन भावों में बैठे हैं। देखिए बेसिकली हम इस कंजक्शन की अगर बात करें, तो ऐसे में जातक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएगा, मन में बहुत ज़्यादा अशांति, अवसाद की भावना, डिप्रेशन या अज्ञात सा भय जातक के मन में रहेगा। हालाँकि ऐसा जो जातक होगा एक अच्छा ज्योतिषी, तंत्र मंत्र का ज्ञाता, कोई बहुत बड़ा वो साधक हो सकता है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति वो हो सकता है जो बहुत ज़्यादा गहनता से रिसर्च करता है। ऐसा जातक वास्तव में भौतिक जगत से अपने आप को बहुत ज़्यादा अलग रखने की कोशिश करेगा, जब तक अपने अंदर बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक रूप से उत्थान के लिए प्रेरित होगा और जहाँ तक कहीं न कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा शाही तरीके से नज़र आएगा लोगों के सामने कहीं न कहीं, या वो थोड़ा इंट्रोवर्ट होगा। ऐसा जब तक कभी भी खुलकर सामने नहीं आएगा, जिससे उसकी खुद की जो इमोशंस हैं, खुद की जो भावनाएँ हैं, वो थोड़ी दबी सी रह जाती हैं। ऐसे में लोग आपको काफ़ी गलत भी जज कर सकते हैं। अब अगर आपको अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, तो उसके लिए सप्तम भाव में बैठे प्लैनेट को भी देखिए और लगन में बैठे प्लैनेट और लग्नेश को देखिए। क्योंकि लग्नेश यदि आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, या लगन में कोई ऐसा सपोर्टिव प्लैनेट नहीं बैठा होगा, तो आपके लिए इस कंजंक्शन के जो बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं, वो आपको उतने अच्छे से देखने को नहीं मिलेंगे। अब जब भी आप मैरिज कर रहे हैं किसी से, तो मैरिज के बाद जो कुछ आप उनकी फैमिली से एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कभी-कभी आपको वैसा देखने को नहीं मिलता। इस कंजंक्शन की वजह से अब आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन पर ध्यान देंगे, जितना ज़्यादा ध्यान साधना या कोई भी सिद्धि वगैरह करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो इंट्यूशन पावर है वो स्ट्रॉन्ग होगा। और ये ऐसा कंजंक्शन है जो आपको बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर दे सकता है। यहाँ पे अब जातक कभी-कभी बहुत ज़्यादा अकेलेपन में जा सकता है। वो सोशली बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने के बजाय कहीं न कहीं समाज से थोड़ा-सा कटा हुआ महसूस कर सकता है अपने आप को। इस प्रकार के जातकों की हालाँकि जो डेथ है वो काफ़ी लेट होती है, या ऐसे लोग बहुत ही लंबा जीवन जीते हैं हमेशा। लेकिन इनमें अवसाद से जुड़ी हुई समस्या या कुछ ऐसी नेगेटिव थॉट्स भी होती हैं कभी-कभी। जहाँ तक अब अपनी जो पुरानी जो भी स्थितियाँ रही हैं, पुराने समय में जब तक का जन्म हुआ उसके बाद से लेके अब तक की, वो कभी-कभी फ्यूचर के बारे में सोचने के बजाय पुरानी जो चीज़ें लाइफ में घटी हैं, कोई भी घटना ऐसी घटी है जिसमें उसका कोई भी जातक का नुकसान हो, उनको सोच-सोच कर काफ़ी ज़्यादा बेचैनी में रहेगा। ऐसा जातक वास्तव में कभी-कभी उतना अच्छे से वर्तमान जगत से कनेक्ट भी नहीं हो पाता। तो ऐसे जातकों को स्वयं पर थोड़ी ज़्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है। हालाँकि ये रिसर्चर बहुत अच्छे होते हैं और ये किसी भी विषय में कितनी भी ज़्यादा गहराई तक जा सकते हैं। ऐसे जातकों के मुख्य रूप से कोई भी प्रकार का अगर वो साझेदारी करते हैं, कोई भी प्रकार का अगर वो बिज़नेस करते हैं, तो फिर केतु पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। क्योंकि केतु एक समय बाद आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा डिटैच कर सकते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो जीवन साथी या उनकी फैमिली के साथ आपको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। साथ में अब ये कंजंक्शन यदि बन गया, तो आप अपने इंट्यूशन के बल पे काम करिए। आपका मन जो आपको बताएगा आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन-कौन से आपको जो फैसले लेने हैं अपने पारिवारिक मामलों में या अपने भौतिक सुख साधनों
के मामले में। यहाँ पे हो सकता है अगर शनि वक्री ना हो तो स्टार्टिंग में आप काफ़ी ज़्यादा मेहनती होंगे और अपने करियर में काफ़ी कुछ करने का विचार करेंगे या सोचेंगे, लेकिन आपकी ज़्यादातर जो ऐसी प्लानिंग होंगी वो अधूरी ही रहेंगी। एक समय बाद जब आपका केतु एक्टिवेट होगा, लगभग आपका 45 की एज के समय या इवन 45 की एज के बाद में, लगभग 48 के एज के आसपास, उस समय आप ये रियलाइज़ करेंगे कि जो कुछ भी आपने पाया या जितना भी लाइफ में आपने मेहनत किया, हार्ड वर्क किया, कहीं न कहीं वो आपको उतना अच्छे से काम आने वाला नहीं है कहीं न कहीं, और आपको लग रहा है कि एक विरक्ति जैसा भाव, एक एक सोशली एक बहुत ज़्यादा डिसकनेक्टिविटी आपकी देखने को मिल सकती है। तो आपका एफ़र्ट भले ही होगा, आप कितनी ईमानदारी से, कितना ही डेडिकेशन के साथ एफ़र्ट करेंगे और सब कुछ पाने की भी पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे, लेकिन आपका जो एफ़र्ट है एंड में हो सकता है व्यर्थ चला जाए। तो इस वजह से शनि का बहुत गहरा यहाँ पे असर पड़ेगा इस कंजक्शन पे। अब जो चंद्रमा है वो आपकी माताजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो माताजी के साथ जो आपके रिलेशन होंगे काफ़ी अजीब तरीके के रिलेशन हो सकते हैं। माताजी के साथ आपकी जो इमोशनल कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी नहीं होगी, या उनके साथ आपकी काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। इस हिसाब से देखा जाए तो ये कंजक्शन आपको कभी-कभी गुप्त स्रोतों से धन प्रदान कर सकता है, बट क्योंकि जातक का जैसे-जैसे उम्र बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे वो थोड़ा विरक्त होता जाता है, जातक का इच्छा नहीं रहता धन संसाधन पाने के लिए। तो ऐसे में जातक कभी-कभी नुकसान भी उठा सकता है जब वो बिना सोचे समझे ऐसे फैसले लेता है। और क्योंकि चंद्रमा यहाँ शनि से भी प्रभावित होंगे और केतु से भी, इसलिए चंद्रमा पर आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। अब इसके साथ-साथ आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान देना जो प्लैनेट आपका 12वें भाव में स्थित है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं, और 12वें घर में यदि कोई भी प्लैनेट बैठा है तो वही अब आपको सहारा प्रदान करेगा आपके 12वें घर से रिलेटेड कार्यों के लिए। यहाँ पे हम अगर दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार करेंगे तो शनि का सबसे पहले दृष्टि आ जाता है आपके 10th हाउस पे। देखिए 10th हाउस पे शनि का दृष्टि होना कहीं ना कहीं आपको आपके प्रोफेशन के प्रति बहुत ज़्यादा अनुशासित रखेगा, आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देगा, आपको एफर्ट करने के लिए भी काफ़ी प्रेरित करेगा। बट शनि वक्री होकर ये दृष्टि डालें तो आपको वैराग्य की भावना या काम से बहुत ज़्यादा डिटेचमेंट दे सकते हैं, लेकिन उसमें डिपेंड ये करेगा कि केतु कितने ज़्यादा शनि के क्लोज हैं। मान लो अगर शनि के केतु बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है, और अगर केतु चंद्रमा के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, उस केस में भी आपके लिए थोड़ा चुनौती होगा, बट फिर आप शनि को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल। तो 10th हाउस में जो बैठा प्लैनेट है, अगर वो बुध जैसा ग्रह है, अगर वो एक शुक्र जैसा प्लैनेट है, एक अगर सूर्य जैसा वो प्लैनेट है, तो वो आपकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ सहायता कर सकता है। इस हिसाब से फिर देखा जाए तो जो इनका प्रभाव है वो आपके दूसरे भाव पे भी हुआ। दूसरे भाव पे जो इनका प्रभाव रहने वाला है, कहीं न कहीं ये जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे राहु, और राहु के साथ भी यहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा हो सकता है। तो जो सेकंड हाउस में कोई भी प्लैनेट आपका राहु के साथ बैठा है, राहु के साथ बैठे हुए प्लैनेट का रोल यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखिए वैसे तो शनि, केतु और चंद्रमा तीनों का ही प्रभाव आपके सेकंड हाउस पे है। बट एक्चुअल में जो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा, उस प्लैनेट की क्वालिटीज़, उस प्लैनेट का कारकत्व काफ़ी मल्टीप्लाई होगा। तो राहु की तुलना में राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह इन तीनों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा। बट एक्चुअल में यहाँ पर राहु भी अपना प्रभाव तो डालेंगे अष्टम भाव पे, बट राहु आपको अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने में काफ़ी मदद करेंगे। दूसरी तरफ आपको अष्टम भाव से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए, अगर आप अपने रिलेशंस को लेकर देखें, अपने भौतिक सुख साधनों को लेकर देखें तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ अब राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह ऐसा ग्रह होगा जो वास्तव में आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है, जो कि शनि को, केतु या चंद्रमा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। वैसे तो राहु का प्रभाव भी यहाँ होगा, बट राहु का प्रभाव यहाँ चंद्रमा पर ही सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि चंद्रमा शॉर्ट प्लैनेट होने के कारण चंद्रमा किसी भी ग्रह से बहुत ही जल्दी प्रभावित होते हैं। ऐसे केस में निश्चित तौर पे आपको ये देखना होगा कि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह किस प्रकार का है, किस प्रकार का प्रभाव, किस प्रकार से वो अपना यहाँ पे जो दृष्टि डाल रहा है, उससे किस प्रकार के जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आ सकते हैं। ऐसे केस में निश्चित तौर पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह है, अगर वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, अगर वो ग्रह यहाँ पर, तो वो ग्रह अपने जिन-जिन भाव पर अपनी दृष्टि डालेगा, उनको भी वो काफ़ी ज़्यादा ही प्रभावित करेगा। वैसे तो राहु का प्रभाव भी अष्टम पर है, बट राहु और केतु के बीच में यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल है। तो जितना एंगल होगा प्रभाव उतना ही होगा। बट यहाँ पे क्योंकि राहु उतना अधिक प्रभाव नहीं डाल पाएँगे, और जितना भी प्रभाव राहु डालेंगे, वो सारा का सारा एनर्जी केतु अपने में समाहित कर लेंगे। इसलिए ये बात आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने का है। बट राहु भी काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस प्लैनेट की तरह ही है, और राहु का दृष्टि आपको अष्टम को एक्सप्लोर करने में बेहद मददगार होगा। बट आप जितना जो कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, कभी-कभी उतना बेहतर रिजल्ट होंगे नहीं। यहाँ पे निश्चित तौर पे आपको ये सावधानी रखनी होगी कि आपका मैरिज, आपका रिलेशनशिप, आपका जीवन साथी के आने के बाद आपकी लाइफ में जो-जो भी चेंजेज़ आने वाले हैं, जो-जो भी सारे परिवर्तन आने वाले हैं, उन पर क्या असर हो सकता है।
इस हिसाब से फिर देखा जाएगा तो जो शनि का प्रभाव है वो आ जाता है आपके पंचम घर पर। पंचम घर पर शनि का प्रभाव होना संतान के लिए, लव लाइफ के लिए या बाकी मामलों के लिए उतना अच्छा नहीं है। लेकिन आप स्वयं को समझ पाएँ, आप स्वयं पर थोड़ा वर्क कर पाएँ, अपनी फीलिंग्स पे, अपने इमोशंस पे आप काम कर पाएँ, इसके लिए थोड़ा आप ध्यान दे सकते हैं। शनि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक या धार्मिक बनाने वाले हैं, साथ ही अष्टम भाव का नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा देने वाले हैं। शनि अगर वक्री होकर ये दृष्टि डाल रहे हैं तो वो आपके लिए कभी-कभी अष्टम भाव से रिलेटेड चीज़ों को जानने, सीखने, अष्टम भाव से रिलेटेड कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए ज़रूर अच्छी स्थिति है। बट फिर वो संतान या आपकी लव लाइफ या आपके बाकी मामलों में काफ़ी बाधा भी बन सकता है। तो एक बहुत ही ज़्यादा रेयर कंजंक्शन ये माना जाएगा अष्टम भाव में। साथ ही साथ फिर आपको अष्टम भाव के जो यहाँ पे स्वामी हैं बृहस्पति, तो बृहस्पति पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर मान लो बृहस्पति जैसे प्लैनेट की दृष्टि आपके अष्टम पर है, या मान लो अष्टम के अलावा आपके बृहस्पति की दृष्टि मान लो 12th हाउस में भी है, या इवन लगन पर भी बृहस्पति की दृष्टि है, तो भी आपको बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं इस कंजंक्शन के यहाँ होते हुए। साथ ही साथ आप अपने मैरिज के बाद अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखेंगे इमोशनली, मेंटली, और अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट आपको नज़र आएगी। ऐसे में जीवन में और भी बहुत सारे उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, और चंद्रमा के यहाँ पीड़ित होने की वजह से आप कभी भी बहुत ज़्यादा सही फैसले लेने में सक्षम नहीं होंगे। तो निश्चित तौर पे आप जो-जो भी फैसले अपनी फैमिली के लिए लेंगे, अपनी आर्थिक स्थिति या अपने कुछ अन्य मामलों के लिए लेंगे, उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार करना आवश्यक है। तो इस हिसाब से आपको ये कंजंक्शन पर विचार करना चाहिए। साथ ही इनमें से यदि आपको किसी भी प्लैनेट की महादशा हो, तो महादशा पर भी ध्यान देना आपके लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा।